तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। एक्चुअली में वर्तमान के प्रकाश में जो अतीत का अध्ययन होता है, जो पिछली चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम वर्तमान में, वही इतिहास कहलाता है। अब इसकी जानकारी के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जिनमें साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार के साहित्य आते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जिनमें से अब पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जिनमें से धार्मिक साहित्य जो होते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आते हैं। जिनमें से ब्राह्मण साहित्य में भी वेद, उपनिषद, पुराण, महापुराण, रामायण आदि आते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दित्यवदान, ये सारे बौद्ध साहित्य आते हैं। जैन साहित्य में कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, ये सब आते हैं। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो कौटिल्य का लिखा हुआ एक अर्थशास्त्र, वो भी साहित्यिक स्रोत है पिछली चीज़ों को जानने के लिए। दूसरा है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें भी इतिहास का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट का हर्षचरित, इसमें भी इतिहास मिलती है। पतंजलि का महाकाव्य जो है, इसमें भी इतिहास का वर्णन मिलता है, और ये भी इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। कुछ विदेशी विवरण है, जैसे मेगास्थनीज का विवरण, फाहियान का विवरण, ह्वेनसांग का विवरण। ये सब भारत को आए तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनसे भारत के इतिहास का या प्राचीन इतिहास का वर्णन इनमें मिलता है। जो इन्होंने लिखा उससे पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था एक्चुअली में। अब जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मृतभांड, स्मारक भवन, मूर्तियाँ आदि आते हैं। इसके बाद में साहित्यिक स्रोत की जो सीमाएं होती हैं, साहित्यिक स्रोत किन सीमाओं तक हैं, इसको जानते हैं तो यह धार्मिक पूर्वग्रह से युक्त हो सकती है। धार्मिक पूर्वग्रह से युक्त हो सकती है, मतलब इसमें जो साहित्यिक स्रोत होते हैं धार्मिक वाले, उनमें धार्मिक पूर्वग्रह युक्त हो सकते हैं। उनमें धर्म की चीज़ें बताई हुई हो सकती हैं। इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल होती है। हाँ, इनमें बढ़ा चढ़ाकर बातें भी लिखी होती हैं। ये जो साहित्यिक स्रोत होते हैं या धार्मिक स्रोत होते हैं, ठीक है, इनमें तिथि क्रम का अभाव मिलता है। इनमें कोई तिथि बताई नहीं गई होती है। और इन ग्रंथों में परवर्तीकालीन लेखकों के द्वारा, जब भी नए लेखक जो आए हैं, ये पुरानी किताबों को दोबारा से संपादित करके लिखते हैं, तो कुछ पुरानी चीज़ें उसमें छूट जाती हैं और नई चीज़ें उसमें जोड़ देते हैं। ये होते हैं धार्मिक ग्रंथ। इनकी यहाँ तक सीमाएं होती हैं। पुरातात्विक स्रोत की सीमाओं की बात करें तो साहित्यिक स्रोत की सीमाओं को दूर करते हैं, अतः इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन पर जो जैसे सिक्के, मृदभांड, शिलालेख, इन सब पर जो लिखी हुई चीज़ें होती थी वो बिल्कुल एक्चुअल हैं, ठीक है, उनको मिटाया नहीं जा सकता, ना तो दोबारा लिखा जा सकता है। जैसे कि पूर्व के जो साहित्य ग्रंथ थे, इनको दोबारा से जब संपादित करके लिखा गया तो उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते थे। लेकिन ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, मृदभांड, सिक्कों पर लिखे गए, शिलालेखों पर लिखे गए शिलालेख जो होते हैं, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इनकी सीमाएं यहाँ तक हैं और इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रामाणिक हैं। अब जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास जो था, इसको लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल, इसे ही बुद्ध काल या महाजनपद काल भी कहा जाता है। ये 600 BC के आसपास का काल समय है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिपि नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिपि तो है किंतु पढ़ी नहीं गई। जैसे हड़प्पा काल की कुछ लिपियां हैं, उनको पढ़ी नहीं जा सके। दूसरा, लिपि तो नहीं है किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया कि परवर्ती काल के लोग उसे आसानी से समझ सके, ठीक। ये है वैदिक काल। इसी में आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक काल, ठीक है। जब खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसी काल में आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे ताम्रपाषाण काल। अब जाते हैं ऐतिहासिक काल। इसे ही बुद्ध काल या महाजनपद काल भी कहा जा सकता है। इसमें लिपि लेखन प्रणाली का पूरा विकास हुआ। अब जानते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला, जहाँ पर लिपि नहीं थी। इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुला पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इससे बहुत ही पुराना पाषाण काल, पत्थरों का काल ये पहला था। ठीक है, तो इसीलिए इसको पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। ये आरंभ से, जब से मानव का जन्म यानी मानव का जन्म भी ना हो, पृथ्वी का स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक इसको माना जाता है। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में अभी पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में आगे पढ़ेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें जो है थोड़ा थोड़ा आधुनिक मानव का विकास, इसमें होमो सैपियंस का विकास इसमें होने लगा था, इसीलिए उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्रकला का विकास इसी में हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में, और मानव शिकारी जीवन जी रहा था इसी काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में। अब जानते हैं मानव विकास का क्रम। हमने जाना कि मानव का विकास तो हो गया था, कहाँ पर हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में, लेकिन कैसे हुआ था ये इसमें जाते हैं। तो इसके विकास क्रम के में सबसे पहले आदि मानव, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता था, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है निएंडरथाल और चौथा क्रोमेगन, इन्हीं क्रोमेगन में बोलने का विकास हो चुका था, और चौथा है होमो सैपियंस। इसे ही आधुनिक मानव कहा जाता है। ये रहा आधुनिक मानव, ये आधुनिक मानव ये बन चुका था अब तक। चलिए अगला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में शिकारी जीवन था, पत्थरों से उपकरणों का निर्माण होता था, यानी जो भी छुरा कैंची बनाते थे इसी से बनाते थे, पत्थरों से। इसमें करोड़ निर्मित करोड़ों की प्रधानता थी, करोड़ निर्मित करोड़ों की प्रधानता थी। इसके उपकरण कुछ थे हार्डेक्स और चॉपर चैपिंग, गड़ासा, कुल्हाड़ी इससे इस समय में बनाए गए थे। अब जानते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था? सल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा था, छोटे छोटे हथियार उपकरण, छोटे छोटे हथियार उपकरण मरने लगे थे, यानी छोटे छोटे हथियार बनने लगे थे, इसमें छोटे पाषाण उपकरण बनने लगे थे। ठीक है, फिर है मानव अब मछलियां पकड़ने लगा और पक्षियों का शिकार भी करने लगा था इसी समय। प्रक्षेप स्तर तकनीक का इसी में विकास हुआ था। मानव पशुपालन करने लगा था मध्य पाषाण काल में, और प्रथम साक्ष्य बागोर राजस्थान से मिलता है कि उसने पशु पालना प्रारंभ किया था। इसी काल में मानवीय आक्रमण युद्ध की शुरुआत हुई। इसका प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से मिलता है। अब जानते हैं नव पाषाण काल के बारे में। इसी में मानव कृषि करने लगा था, और कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया था, मृदभांडों का निर्माण शुरू हो गया था, और धातु का पहली बार प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाए? तो तांबे की धातु प्रयोग में सबसे पहले लाए इन्होंने। तभी ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी, और अब ताम्रपाषाण काल चलेगा। जब से धातु का प्रयोग करना आरंभ किया तांबे का, तो उसी समय से ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई थी। अब होती है ताम्रपाषाण काल की शुरुआत, और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते हैं। सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, जहाँ पर मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, है ना। इस कालखंड की प्रमुख संस्कृति या निम्नलिखित है। एक थी आहार संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं ये आहार संस्कृति। इसमें प्रमुख स्थल आहार, बनास, गिलुंद, बालाथल। आहार को ताम्रवती कहा गया है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। ये 4 स्थल थे हैं आहार, बनास, गिलुंद और बालाथल। आहार को ताम्रवती कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में तांबा मिलता था। गिलुंद में पके हुए ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। अब आते हैं मालवा संस्कृति। इसके प्रमुख स्थान हैं कायथा, एरण, नवादा टोली। नवादा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, और मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। तीसरी है जोवे संस्कृति।
इसके प्रमुख स्थान जोवरे, नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंस एवं रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिलती हैं। जोवरे संस्कृति के स्थल जोवरे की मुख्य विशेषता है। इनके जो स्थल हैं वह इसकी मुख्य विशेषता है। यहाँ पर वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पैर का निचला हिस्सा काटकर दफना दिया जाता था ताकि वे भूत न बन सके। यह उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। अब आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2350 बीसी से 1750 बीसी तक रहती थी या रही थी। इसकी विशेषताएं थी कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता और जल निकास प्रणाली एवं जल संरक्षित पद्धति मौजूद थी इसमें। यह इसकी मुख्य विशेषता थी। प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी और हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में क्या हैं? गांव हैं, नगर हैं, महानगर हैं, राज्य हैं और सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली अगर धातु की बात करें तो कांसा, तांबा, लोहा, चांदी, इनमें से कौन सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, नगर विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो नगर विभाजन जो है पूरी हड़प्पा सभ्यता में 2 भागों में विभाजन होता था। एक पश्चिमी भाग होता था, एक निचला शहर होता था। पश्चिमी भाग जो होता था गढ़ी वाला, इसमें दुर्ग शासक वर्ग रहते थे और निचला एक शहर होता था। निचला शहर वहाँ पर कामगार वर्ग रहते थे, जो वहाँ पर काम करते थे वो सब रहते थे। लेकिन धोलावीरा में नगरों का त्रिस्तरीय विभाजन होता था, उनका 3 स्तर में विभाजन हो जाता। नगर निर्माण योजना की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विभाजन पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में होता था। पश्चिमी भाग को गढ़ी दुर्ग कहा जाता था जो सुरक्षा परिषद से घिरा होता था, जिसमें शासक वर्ग रहते थे। पूर्वी भाग जो निचला शहर कहलाता था, जिसमें समान जन रहते थे। किंतु धौलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में दिखाई पड़ता है, जहाँ दक्षिण में भी आवास बने हुए थे। सड़कें प्रायः कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़क का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी और नालियाँ ढकी हुई होती थी। ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी का वेग कम किया जा सके। नगरों में नालियों को पेयजल स्रोतों से दूर बनाया जाता था, है ना। नगरों में जो नालियाँ बनी होती थी वो जो पेयजल स्रोत होते थे, भरे जाते थे पानी, उनसे दूर दूर नालियाँ बनाई जाती थी ताकि पानी गंदा ना हो। हड़प्पावासी जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देते थे और वहाँ पर वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल उपयोग लायक नहीं था। भूमिगत जो जल था वह उपयोग के लायक नहीं था। जल संरक्षण के लिए धौलावीरा में विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया है ताकि वर्ष के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जल संरक्षण एवं जल निकास की योजना वर्तमान नगर निर्माण में भी प्रासंगिक है या आज भी चलती है। नगरों में मकान का द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, बल्कि पीछे की ओर गलियों में खुलता था ताकि धूल, गंदगी एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नगरों में पक्की ईंट बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे घर, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। मकानों में ईंटों को चुने गए गारों से जोड़ा जाता था, गारा बनाया जाता था मिट्टी का। हड़प्पावासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं, किंतु कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुत कांग्रेडोर और पूरब में आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में सोतुरघई और राजस्थान में कालीबंगा, सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, आमरी, कोटदीजी, पंजाब में पश्चिमी हड़प्पा, पूर्वी रोपड़, बारा, संघौल, ये सब मिलते हैं। गुजरात में कच्छ, सुटकोटदा, देसालपुर, धौलावीरा, काठियावाड़, लोथल, रंगपुर, ये सब मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, हरियाणा में वड़वाली, मिठातल, ये सारे के सारे स्थल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सामाजिक संरचना की बात करते हैं। यहाँ पर सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था में इसका आधार था रंग, कर्म, जन्म। इसके प्रकार चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
द्वि वर्ण में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ये वाले थे। विशेषकर दक्षिण भारत में ये द्वि वर्ण व्यवस्था चलती थी। दास प्रथा, दास बनाए जाने का आधार क्या था? युद्धबंदी को, कर्जदार व्यक्ति को और खरीद बिक्री द्वारा। तो दास बनाए जाने का आधार क्या था? कैसे इनको दास बनाया जाता था? तो कोई दूसरे यानी विदेश से युद्ध हुआ, उसमें जो बंदी बनाए गए उनको दास बना लिया जाता था, या फिर किसी को कर्ज दिया गया, वो कर्ज वापस न दे पाया, उसको बंदी बना लिया जाता था और उसको दास बना लिया जाता था। तीसरा था, किसी व्यक्ति को खरीद भी लिया जाता था और उसको दास बना लिया जाता था। दास का उपयोग किस कार्य में किया जाता था? दास का उपयोग किया जाता था घरेलू कार्य में, ठीक है, और आर्थिक उत्पादन में। अगर उसको खरीदा गया है तो पैसे के उत्पादन में या पैसे कमाने के उद्देश्य से उसको लगाया जाएगा किसी कार्य में, और वो आर्थिक उत्पादन में भी सहायता करेगा। इसमें था स्त्री और पुरुष दोनों को भी दास बनाया जाता था। महिलाओं की स्थिति उस समय अगर बात करें तो अच्छी कब कहेंगे? जब हो शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी हो, तब कहेंगे हम कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन निम्न स्थिति हम कब कहेंगे? जब उनके साथ में या उन पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ये सारी की सारी प्रथाएं हों, तब हम कहेंगे कि उनकी स्थिति निम्न थी। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति निम्न ही थी, क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। हड़प्पा समाज की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा समाज एक वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें व्यापार योद्धा एवं श्रमिक मौजूद थे। आवासों की संरचना समाधि स्थल पर मिली समग्र समाज में विषमताओं को दर्शाती है। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक